स्टार्ट हो गए। चलिए आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे। सारा मटेरियल हम लोग एक एक करके ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको अम्ल क्षारक एवं लवण को क्लास 7 में पढ़े थे, क्लास 7 एनसीईआरटी। उसमें हम लोग पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल की अवधारणा दी थी, जिनका नाम था आरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसको याद रखना है। इसके अलावा वैसे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग कुछ अम्लों के बारे में जानेंगे और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे कि वो अम्ल आखिर हम लोगों को मिलते कहां से हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। और हम सिर्फ विज्ञान ही नहीं, सारा विषय आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अभी कुछ दिनों के बाद हमारा कोचिंग भी ओपन होने जा रहा है संकल्प एकेडमी के नाम से, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। खैर चलिए हम लोग चलते हैं। कुछ अम्लों के नाम हम लोग यहां पे देते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैथेनोइक, मैथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, मैथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल। दूसरा देते हैं सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और एग्जाम्पल लेते हैं टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। एक और दूसरा मैक तैयार रखो लाके। लैक्टिक अम्ल,
तीसरा लेते हैं हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसके स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये मिलता कहां कहां से है। तो एसिटिक अम्ल साधारणतः सिरका में पाया जाता है। सिरका के विषय में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन। अभी चैप्टर नंबर 4 ही है। फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, है ना, पाया जाता है। इसके अलावा एक नेटल का पौधा होता है उसमें भी पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो सिट्रिक अम्ल जितने भी रसदार फल हैं जैसे नींबू, संतरा आदि जो है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल के बारे में बात कर लिया जाए तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, पानी लेके, और कच्चे आम में पाया जाता है। कच्चे आम में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है। इसके अलावा ये टमाटर में भी पाया जाता है। और टमाटर में सिर्फ यही नहीं पाया जाता है, टमाटर में और भी बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। इस अम्ल के अलावा, ऑक्जेलिक अम्ल के अलावा उसमें सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, उसको सिट्रस फल बोला जाता है। इसके अलावा और भी बोल सकते हैं हम, जैसे यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल आपका मूत्र में पाया जाता है। इसके अलावा बोल सकते हैं टेनिक अम्ल, चाय में पाया जाता है ना। इस तरह से बहुत सारे अम्ल। बेंजोइक अम्ल एक घास में पाया जाता है और मूत्र में पाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है। इन सबको आप नोट कर सकते हैं अथवा आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9334249192। आप उसमें पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक, सिट्रिक, मैलिक और एस्कॉर्बिक। ऑक्जेलिक, मैलिक, सिट्रिक और एस्कॉर्बिक। ये सारे अम्ल पाए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, उसमें मान के चलिए कि ये आपका जो जानते हैं आप सिट्रिक अम्ल, वो ऑप्शन ना दे तो उस कंडीशन में याद रखना है। ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब इसके अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं। क्षारक के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं। अभी सामान्य जानकारी लेते जाएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके धागा खोलते जाएंगे। और कहीं भी एनसीईआरटी में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी है कि आप अगर ध्यान से पढ़े तो साइंस में आप स्कोर 100 में से 100 कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान रहे आपका तो। आपको ध्यान रखना है सिर्फ,
हमारी बताई गई बातों को ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान से हमारे बताए गए विषयों को एकदम ध्यान से समझते जाइए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा उसकी गारंटी मेरे ऊपर है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्षारक के बारे में। क्षारक, ऐसे हम लोग क्षारक और क्षार के बारे में चर्चा करेंगे आगे जाकर के। चलिए अभी साधारण परिभाषा की बात करते हैं कि वैसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा व स्पर्श में साबुन जैसे होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं, लेकिन आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। है ना, ये ध्यान रखना है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, अथवा हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, अथवा बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देता है, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। Substance which are bitter in taste and soft like to touch are called bases. According to Arrhenius, alkalis are those substances which give OH when dissolved in water. है ना, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ध्यान देना है ना। अब कुछ क्षारकों का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे NaOH कास्टिक सोडा, CaOH2। कहने का मतलब यही है, आप ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर हाइड्रोक्साइड और अधिकतर ऑक्साइड भी, है ना, अधिकतर ऑक्साइड भी जो होते हैं वो क्षारक ही होते हैं, है ना। ये ध्यान से समझना है कि अधिकतर क्षारक जो होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। हालांकि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, इसके विषय में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे, जब धातु या अधातु पढ़ेंगे, धातु और अधातु पढ़ेंगे उस समय, है ना। चलिए चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों के सामने सवाल ये है कि हर पदार्थ को हम चख के नहीं देख सकते हैं, छू के भी देखने में डेंजरस है, खतरनाक है। तो उस परिस्थिति में हमारे पास कुछ सूचक होते हैं, प्रकृति में अवेलेबल हैं। कुछ सूचकों को प्रकृति से लिया गया, कुछ सूचकों को लेबोरेटरी में बनाया गया, और उनमें से कुछ गंधीय सूचक होते हैं और कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके और सूचना देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ
क्षारक हैं। चीजों को ध्यान से पकड़ना है कि हमारे सामने वो अवेलेबल है। हर पदार्थ को हम टच करके नहीं देख सकते हैं, हर पदार्थ को चख के नहीं देख सकते हैं। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि सूचक क्या होता है। सूचक तो वे पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन कर पदार्थों की प्रकृति बताते हैं सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ध्यान से समझना है इसको। The substances which indicate the nature of a substance, whether it is acidic or non-acidic, by changing its color and strength, are called indicator। ध्यान रखना है। अब सूचक हमारे पास मुख्यतः दो टाइप के हैं। एक प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक हम किसको कहेंगे? जो प्रकृति से मिला हुआ है। कहने का मतलब प्राकृतिक पदार्थों से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है, वैसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे। Those indicators which are obtained from natural sources are called natural indicators। है ना? जो प्राकृतिक सब्सटेंस से हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहीं पे हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिटमस, हल्दी, प्याज, लौंग, वेनिला, विनेगर जिसको बोलता है, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, उड़हुल का फूल उसको हम लोग बोलते हैं। तो इन चीजों के विषय में एक एक करके जानकारी लेंगे। अब प्राकृतिक सूचकों में से कुछ है गंधीय सूचक, कुछ रंग बदलकर सूचना देने वाले, रंग बदलकर सूचना देने वाले और कुछ है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कहने का मतलब गंध को बदलकर सूचना देने वाले। अब रंग को बदलकर सूचना देने वालों में से कौन कौन आते हैं? एक लिटमस, हल्दी और वेनिला, इसके अलावा गुड़हल, है ना? तो चूंकि ये सभी प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इनको प्राकृतिक सूचक के रूप में रखा जाता है ना। अब चलिए एक एक करके हम लोग जानकारी लेते हैं कि लिटमस, सबसे पहले लिटमस के बारे में हम लोग, है ना। लिटमस क्या है? लिटमस थाइलोफाइटा समूह का एक पेड़ होता है, लाइकेन। कौन सा पेड़? लाइकेन। तो उस वृक्ष की छाल के द्वारा लिटमस को प्राप्त किया जाता है। लिटमस को विलयन के रूप में भी ले सकते हैं अथवा इसको दूसरे पेपर पर दे करके इसका लिटमस पेपर तैयार कर लिया जाता है ना। अब चलिए लिटमस का प्रभाव क्या क्या होता है। लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है, प्राकृतिक कलर जो होता है, वो बैगनी होता है ना, बैगनी। जब इसका विलयन बनाया जाता है तो इसका रंग थोड़ा सा नीला के जैसा हो जाता है। किसके जैसा? नीले के जैसा हो जाता है ना। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मूल रंग उसका नीला है, तो नीला लिटमस, नीले लिटमस विलयन में या नीले लिटमस पत्र पर अगर अम्ल को डाला जाए तो उसका रंग कन्वर्ट होकर के लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। यानी कि
नीले लिटमस पत्र पर अम्ल को डालने से उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और अगर नीले लिटमस पत्र पर या नीला लिटमस विलियन में क्षारक को डाला जाए तो कोई प्रभाव नहीं होता है, नो इफेक्ट, है ना। नीले लिटमस पत्र पर क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात है। नीले लिटमस पत्र पर क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभाव किसका होता है, अम्ल का प्रभाव होता है। ध्यान से समझना, अम्ल का प्रभाव होता है। अब आगे चलते हैं हम। क्षारक पर क्या होता है। अब चूंकि नीले लिटमस में हमने किसको मिलाया, अम्ल को मिलाया। नीले लिटमस में अम्ल को मिलाया, नीले लिटमस में हमने अम्ल को मिलाया तो उसका रंग कैसा बदल गया, लाल। अब हमारे पास लाल लिटमस है। अब लाल लिटमस पर अम्ल कोई काम नहीं करता है, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। लाल लिटमस पर पत्र पर अगर अम्ल को डाला जाए तो उस परिस्थिति में कोई प्रभाव उसमें नहीं होता है। तो लाल लिटमस में कौन प्रभाव डालता है, क्षारक प्रभाव डालता है। लाल लिटमस में क्षारक को अगर मिलाया जाए तो उसका रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि चाहे लिटमस नीला हो या लाल हो, अगर उदासीन विलयन में उसको डाला जाए, है ना, उदासीन विलयन में डाला जाए तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान से समझना है, बातों को ध्यान से समझना है, बस आप हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला नंबर है प्याज का। चलिए हम लोग प्याज को देखते हैं कि प्याज कैसे सूचक का काम करता है, कैसे इंडिकेटर का काम करता है। होली है, आप सबों को होली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो जो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी सफलता में थोड़ी सी भूमिका हमारी भी हो, यही मैं चाहता हूं। आप सबों का प्रोग्रेस ही हमारा सबसे बड़ा धन है। आगे चलते हैं। प्याज में क्या होता है, प्याज का टुकड़ा ले लिए, अगर उसमें अम्ल को मिलाया जाए तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज इन स्मेल, है ना। लेकिन जो ही प्याज में क्षारक को मिलाया जाए तो प्याज का गंध समाप्त, प्याज का गंध समाप्त। देखते हो, नींबू हम लोग मिलाते हैं, सलाद खाते हैं जब प्याज का, तो नींबू जब मिलाते हैं तो प्याज का गंध वैसे ही बना रहता है। लेकिन उसमें क्या करो कि उसमें साबुन का घोल डाल दो तो उसका गंध ही खत्म हो जाता है, गंध ही समाप्त हो जाता है। आप इसको कर सकते हैं अपने घर पे भी। इसके अलावा चलते हैं हम लोग लौंग की ओर। लौंग भी एक प्रकार का गंधीय सूचक है ना। क्लॉव्स जो है, क्लॉव्स आर, है ना, ऑर्डर इंडिकेटर, गंधीय सूचक इसको हम कहते हैं। तो लौंग क्या करता है, ध्यान देना। इसका हम लोग लेते हैं लौंग का तेल, लौंग का तेल। लौंग का तेल बड़ा ही डेंजर होता है, इसको डायरेक्ट कभी चखिएगा नहीं, ये बहुत ही खराब होता है। तो देखना है
कि लौंग का तेल, इसका बड़ा तीक्ष्ण गंध होता है। लेकिन लौंग के तेल में अगर अम्ल को मिलाया जाए तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एसिड को आप डाल देंगे तो। लेकिन अगर लौंग के तेल में, लौंग के तेल में क्षारक को डाला जाए तो गंध खत्म, गंध खत्म। किसका गंध खत्म? लौंग के तेल का कोई स्मेल आपको नहीं बचेगा। आप ऐसा कर भी सकते हैं, घर में देख सकते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं वेनिला में। वेनिला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, विनेगर, जंक फूड में वो जो पानी जैसा रहता है ना, वो वेनिला होता है। उसमें क्या होता है कि वेनिला जो है वो भी एक गंधीय सूचक है। वेनिला जो है वो भी एक प्रकार का गंधीय सूचक है। सब क्षार में ही काम करता है। वेनिला का गंध अम्ल में खत्म नहीं होता है, अम्ल में खत्म नहीं होता है, लेकिन इसमें क्षार मिला देंगे वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्षारक मिला देंगे जैसे, वैसे इसका गंध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं संश्लेषित सूचक में, जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। ज्यादा नहीं, दो तो एग्जांपल हम इसका उठाते हैं। एक मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, और दूसरा फिनोल्फथैलीन, फेनेलगोलिया, फिनोल्फथैलीन। ध्यान देना है, मैथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन, ये दोनों रंग में परिवर्तन करके बताते हैं। ध्यान देना कि मैथिल ऑरेंज प्लस अम्ल, तब इसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑरेंज से ये लाल में बदल जाएगा। और जैसे ही इसमें क्षारक को डालते हैं, मैथिल ऑरेंज में क्षारक को डालेंगे तो इसका रंग पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। अब फिनोल्फथैलीन पे कैसे काम करता है? फिनोल्फथैलीन को अम्ल में अगर मिला दीजिएगा तो रंगहीन हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में, कैसा माध्यम में? सफेद सफेद टाइप का रहता है जब इसमें अम्ल को मिलाइएगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी कलर का हो जाता है। कौन से कलर का? गुलाबी कलर का हो जाता है। तो ये रहा सूचक, ये रहा सूचक, है ना, लंबा तो बनेगा ही। ये हुआ सूचक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इससे रिलेटेड एक प्रश्न है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। एनसीईआरटी अम्ल क्षारक लवण में, मतलब उसी टाइप का है। हम पूरी तरह से उसको ही नहीं बता सकते हैं क्योंकि आज नहीं है फिलहाल, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन है। मैं बताता हूं, अब वीडियो में बने रहे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम डीप जानकारी लेनी है, धीरे धीरे पढ़ना है, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कि आपको 3 विलियन बिकर ए, बी और सी दिए गए हैं, दिए गए हैं। सूचकों के माध्यम से, सूचकों के माध्यम से बिना चखे व बिना छुए विलियनों की प्रकृति बताना। उसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप का पूछा है, लेकिन कहने का मतलब वही है।
अब हमारे पास 3 बीकर हैं। बीकर ए, बीकर बी और बीकर सी, 3 दिए हुए हैं, है ना। किसी भी सूचक को आप उठाएं, और सबसे ज्यादा चलने वाला जो सूचक है वो लिटमस पत्र है, तो लिटमस पत्र को ही हम लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको बीकर ए में डालेंगे। जिस समय लिटमस पत्र को हमने लिया उस समय उसका रंग नीला, हमने लिया लिटमस पत्र को, सबसे पहले बीकर ए में डाल के देखा, फिर उसको बी में डाला और सी में डाला, है ना। जिस बीकर में उसका रंग लाल हो गया, मान के चलिए कि बीकर बी में उसका रंग लाल हो गया, है ना। तो लाल क्यों हो गया? कौन लाल करता है? अम्ल लाल करता है। तो इसका मतलब बीकर बी में जो विलयन है वो कैसा, उसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय, तो अम्ल हो गया। बाकी ये दोनों में से एक क्षार हो सकता है और एक क्षारक हो सकता है और एक आपका उदासीन विलयन हो सकता है ना। अब हमारे पास कैसा लिटमस पत्र है? लाल लिटमस पत्र है, क्योंकि अम्ल कुंची कर दिया, उसको लाल कर दिया। अब लाल लिटमस पत्र को हम ये दोनों में डालेंगे, ए और सी में, है ना, ए और सी में डालेंगे, जिसमें उसका रंग फिर से नीला हो गया। मान के चलिए ए में नीला हो गया, ऐसा मान के चलते हैं हम, ए में नीला हो गया, तो ए क्या हो गया? क्षारक। बी क्या दिए थे? अम्ल। बाकी जो विलयन बचा वो उदासीन हो गया। तो ऐसे ही आप पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये भाग 1 है। इसके अलावा और जानकारी इस चैप्टर के बारे में हम देंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम चैप्टर का एक एक कोना ढूंढ करके आपको देंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो वो कहीं से भी छूटे ना, ध्यान रखें। चलिए धन्यवाद। आप वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए।